अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतना पढ़ चुके हैं कि मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन किया जाए। मैंने आपको पहले भी बताया ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में सिर्फ इसलिए रखती हूँ ताकि आप सबके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर रहें और आपको पेपर में ये चीज़ें ना भूलें। टेस्ट योर सेल्फ है बुक का, उसी को डिस्कस करते हैं। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। जहाँ इतनी बातें हम करते हैं वहाँ पे हम हमेशा क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये हमारा पढ़ने का तरीका है और यही हमारा सिर्फ पढ़ने का तरीका नहीं, हमारा ये साथ साथ याद करने का भी तरीका है। अब क्योंकि हम इन चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम यहाँ पे गलती तो करेंगे नहीं, किसी चीज़ को मिस तो करेंगे नहीं। जितनी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं उन सारी की सारी चीज़ों पे अभी हम करेंगे डिस्कशन क्वेश्चनिंग की फॉर्म में। और जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारी बुक में है टेस्ट योर सेल्फ 11.3 की फॉर्म में। वैसे ये टेस्ट योर सेल्फ भी बड़ी मज़े की चीज़ है। ये अच्छी बात है कि बुक में गिवन है आपके हर थोड़े टॉपिक्स के बाद, क्योंकि इस तरह से ये आइडिया हो जाता है कि हमें कितना कॉन्सेप्ट आता है और कितना नहीं आता। हर कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा एनालाइज कर पाते हैं और देख लेते हैं कि हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें याद हुई कि नहीं। और सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमने केमिस्ट्री जब पढ़नी है तो केमिस्ट्री को समझ के चलना है, केमिस्ट्री से दोस्ती करके चलनी है। इसीलिए हम ये भी देख लेते हैं कि केमिस्ट्री से हमारी किस हद तक दोस्ती हुई है। अब क्योंकि हम क्वेश्चनिंग करने लगे हैं और मैं चाहती हूँ कि अब आपको, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है टेस्ट योरसेल्फ करने की, तो आपके सामने जो मैं क्वेश्चन बोलूँ आप थोड़ा सा अपने माइंड में रिपीट करें और देखें कि क्या आपको उसका आंसर आता है। हो सकता है जो आंसर मैं यहाँ डिक्टेट कर रही हूँ वही आपका आंसर हो। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेस्ट योरसेल्फ डिस्कस करते हुए मैं आपको हमेशा पूरा कॉन्सेप्ट एक दफ़ा रिवाइज करवाती हूँ ताकि उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें अगर वो पेपर में पूछी जाए तो वो भी आपको आती हों। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारा का सारा आपने लिखना भी है। जहाँ पे मैं आपको जितना बताऊँ ना कि बस इतना लिखना है, उतना ही आप पेपर में कॉपी करें। बाकी सारा सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज़ हो रहा होता है ताकि आपको कोई चीज़ भूले ना। तो उस पे फिर हमने कॉन्सन्ट्रेशन भी उतनी ही रखनी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और हमारे पास पहला क्वेश्चन है डिफाइन पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम क्या होता है। हम सबको याद है कि पेट्रोलियम क्या होता है। पेट्रोलियम एक विस्कस सा लिक्विड है और ये विस्कस लिक्विड ग्रीनिश ब्लैक कलर में होता है। ठीक है, विस्कस लिक्विड है, ग्रीनिश ब्लैक कलर में होगा या ब्राउनिश से कलर में होगा। और ये कलर इसके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये ग्रीनिश ब्लैक कलर भी हो सकता है, ब्राउनिश शेड भी दे सकता है। मतलब ये है कि ये थोड़ा डार्क सा कलर का लिक्विड होता है। ठीक है, अब क्यों हम पेट्रोलियम की बात करते हैं, उसकी बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोकार्बन मौजूद हैं या कह लें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। तो जी ऐसा ही होता है, आपके पेट्रोलियम के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकेले नहीं प्रेजेंट होते, ये इस तरह प्रेजेंट होते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स these organic compounds are mixed with water, salt एंड अदर अर्थ पार्टिकल्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है, भूलनी नहीं किसी ने, क्योंकि भूले ना तो फिर सारा कॉन्सेप्ट भूल जाएगा। इस वजह से इसको याद रखना है। ठीक है, वाटर, सॉल्ट और अदर अर्थ पार्टिकल्स। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि देखें आपके अंडर दी अर्थ से ये आ रहे हैं ना, नीचे रॉक्स में चले गए हैं, उधर कहीं माइंस में चले गए, अंडर वाटर चले गए, अंडर वाटर तो नहीं, खैर अंडर लैंड चले गए। ठीक है, अब क्योंकि डिके हुआ है, अंडर लैंड चले गए हैं, फॉसिल फ्यूल से आप इसको डिराइव कर रहे हैं, तो ज़रूरी तो नहीं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। सॉल्ट भी होगा, वाटर भी मिक्सड होगा और साथ ही साथ और भी अर्थ पार्टिकल्स होंगे। और अर्थ पार्टिकल्स किस तरह के होते हैं? जिस तरह आपके रॉक्स के जितने होते हैं, रॉक्स में आपके पास बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, आपके पास मेटल्स होते हैं, काफ़ी और एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसको हम रॉक फॉर्म में काउंट करते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ ज्योग्राफी या जियोलॉजी नहीं पढ़ रहे तो इस वजह से हम उन रॉक मटेरियल्स की बात नहीं करेंगे या अर्थ पार्टिकल्स की ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना करेंगे कि जो पेट्रोलियम के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मिक्सड हुए होते हैं सॉल्ट के साथ, वाटर के साथ और अर्थ पार्टिकल्स के साथ। तभी हम परफॉर्म करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके जो चीज़ें हमें चाहिए, और हमारी ज़रूरत की क्या चीज़ें हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमें चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके ये वाले जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये हम अपने अलहदा कर लेते हैं, फ्रैक्शंस की फॉर्म में इनको सेपरेट कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास सारे के सारे कंपाउंड्स अलहदा हो जाते हैं, डिस्कवर हो जाते हैं, या आप कह लें आप उनको रिकवर कर लेते हैं पेट्रोलियम से। और फिर उनका जो जो यूज़ है, जहाँ पे भी यूज़ है, वो वहाँ पे
यूज़ हो जाते हैं। तो पेट्रोलियम क्या चीज़ है? विस्कस लिक्विड है, इसका कलर ग्रीनिश ब्लैक और ब्राउनिश सा होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं विच आर मिक्सड विद वाटर, सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, भूलनी नहीं है। पेट्रोलियम का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे सेपरेट करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं, और वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस हमने अभी क्योंकि पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे इसको लास्ट चैप्टर में। लेकिन अगर आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन आए, अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन आए कि डिफाइन पेट्रोलियम, तो जितनी अभी हमने बातें की इतनी काफ़ी हैं, यही आपने पेपर में लिखनी है। लेकिन अगर पेट्रोलियम पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो पूरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस भी लिखना है, जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी तो जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो ये तो नहीं होगा उस चीज़ के बारे में जो पढ़ी ही नहीं, वो जब हम पढ़ेंगे तभी दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि पेपर में क्वेश्चन के साथ चैप्टर का नंबर नहीं लिखा होता, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो उतना ही करें जितना आपको मैंने अभी बता दिया है। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो फिर आपको क्या है कि पूरा का पूरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिसकी हम बात करेंगे लास्ट चैप्टर में। तो जितनी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ये चीज़ आप सबने याद रख लेनी है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स? अब प्लांट्स कौन से कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं? देखें, प्लांट्स तो बहुत तरह के कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं, हमने बात की थी, जिसमें कौन कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले। अब कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं आप सबको पता होगा, व्हीट में, मेज में, बार्ले में, राइस में, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। इसके अलावा प्लांट सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं? प्रोटीन्स आपके पल्सेस में, बीन्स में, वो सारी बातें भी हमने की थी। 4 इंपॉर्टेंट सोर्सेज डिस्कस किए थे ना प्लांट से। उसके बाद हमने बात की थी फैट्स की, जिसमें पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इन सब की बात की थी। और लास्ट हमारे पास थे विटामिन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एप्पल, मैंगोज की हमने बात की थी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दीज आर दी कंपाउंड्स सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स। ये चीज़ आप सबने याद रखनी है कि ये कंपाउंड्स वो हैं जो प्लांट सिंथेसाइज करते हैं, और प्लांट्स की सिंथेसिस की वजह से पता चला कि ठीक है, प्लांट्स ने जिन कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया, जब उन पर स्टडी हुई तो पता लगा कि इनके अंदर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। तो प्लांट्स कौन से कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं? पेपर में पूछा जा सकता है। प्लांट्स के जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं या जितने ही कंपाउंड्स आप पढ़ लेना, उन सब के बारे में आपने लाजमी डिस्कशन करनी है, लाजमी लिखना है कि कौन से कंपाउंड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, आपके फैट्स हैं, विटामिन हैं, और ये सारे के सारे वो हैं जो लिविंग प्लांट से आते हैं, बाय द वे, ठीक है, ये लिविंग प्लांट से हैं। अगर आपके पास स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो आई विल से कि आप डेड प्लांट्स के बारे में भी लिख दें, जितने फॉसिल्स के हैं वो भी आप लिख दें। ये सब तो वो हैं कि जो आपके पास लिविंग प्लांट से एक्सट्रैक्ट हुए, ठीक है, लिविंग प्लांट से, ये सारे के सारे, ऑल 4 ऑफ देम। लेकिन अगर हम बात करें डेड प्लांट्स के हवाले से, तो डेड प्लांट से आपके पास जो चीज़ें आती हैं, जो कंपाउंड्स आते हैं, वो होते हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इनको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं। नेचुरल गैस, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इन सब चीज़ों को बोरिंग नहीं समझना, हो सकता है थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाए, हो सकता है कि आपका दिल ना करे मज़ीद इनको पढ़ने का, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मिस ने कहा था बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये चीज़ें कौन सी आ गई, वही पढ़े जा रहे हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। मुश्किल नहीं है, अच्छी चीज़ें हैं। इनमें से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकल रहे हैं ना, जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा इन दोनों चीज़ों को लिंक करके कि कितनी आसान चीज़ हमने सीखी थी। तो अभी तक जो समझा रही हूँ इसको गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। ये इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आपको लग रही है। इंपॉर्टेंट क्या है, प्लांट्स में, लिविंग प्लांट्स में से क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो लिविंग प्लांट्स में से जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनको याद रखना है, उनको आपने बिल्कुल भी भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाउ इज इट सिंथेसाइज्ड? देखें, जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक यूनिट है ना, ये चीज़ याद रखनी है। आप जब इसको पढ़ेंगे ना आगे भी जाके, तो कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक यूनिट हमेशा ग्लूकोज होता है। बेसिक यूनिट का मतलब होता है सिंपलेस्ट सी चीज़, सिंपल, मोस्ट सिंपल चीज़, जिससे बाकी के कंपाउंड्स तो बन सकते हैं, लेकिन ये मज़ीद आप नहीं तोड़ सकते। तोड़ तो आप सकते हैं ग्लूकोज को, मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन ये वो बेसिक चीज़ होती है कि जो आप कह दें कि प्लांट्स के अंदर एक छोटी सी चीज़ है जो मौजूद है और बाकी जितने स्ट्रक्चर्स हैं वो इसी से बनेंगे। याद है हमने सेल्यूलोज की बात की थी।
सेल्यूलोज में भी ग्लूकोज का कहीं ना कहीं रोल होता है। वो कैसे होता है वो तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी आपने याद रखना है कि ग्लूकोज वो बेसिक कंपाउंड है, वो बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स का, जो ना सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट है बल्कि सारे के सारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स हैं उन सब का बेसिक यूनिट होता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये ग्लूकोज का बेसिक फार्मूला है और ग्लूकोज के इसी बेसिक फार्मूले से बाकी के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सिंथेसाइज। अगला पार्ट ये है, हाउ इज इट सिंथेसाइज? ग्लूकोज अब सिंथेसाइज कैसे होता है, प्लांट्स इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो प्लांट्स के अंदर जी होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्लांट्स के अंदर होने वाला वो पार्ट है कि जिसमें प्लांट क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से अपना फूड बनाएगा, और ये फूड बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये फूड बनेगा फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ये पूरी इक्वेशन नहीं है, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि ये पूरी इक्वेशन है, मैं आपको सिर्फ एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि कैसे फूड बनता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और साथ ही साथ सनलाइट की प्रेजेंस ज़रूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नाइट में तो होता नहीं, रात में तो होता नहीं, होता तो वो दिन में है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट इंपॉर्टेंट है, वो कंडीशन है। फूड बनेगा, और फूड कौन सा है जी? फूड यही है कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक यूनिट जिसको हमने अभी डिस्कस किया, जो कि है C6H12O6। ये चीज़ आप सबने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक यूनिट पेपर में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ इन कार्बोहाइड्रेट्स की बात नहीं हो रही कि जो सिर्फ प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं। मैं आपको इसके अलावा बता रही हूँ कि जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन सब का बेसिक यूनिट यही है, C6H12O6 ग्लूकोज। ग्लूकोज से आपके बाकी के कार्बोहाइड्रेट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनते हैं। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और फिर जाके आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बाकी के कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स की होती है। तो ग्लूकोज आपका बेसिक यूनिट होता है हर कार्बोहाइड्रेट का, चाहे आप प्लांट्स की बात करें चाहे एनिमल्स की बात, मतलब जिस मर्जी कॉन्टेक्स्ट में बात कर लें, कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक यूनिट आपके पास ग्लूकोज ही है। याद रखना है, मैंने 3-4 दफ़ा रिपीट कर दिया, आपको याद रहना चाहिए। और ये ग्लूकोज कब बनता है? ये तब बनता है जब प्लांट करता है फोटोसिंथेसाइज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो ये चीज़ आप सबको याद हो गई कि कैसे सिंथेसाइज होगा, फोटोसिंथेसिस की वजह से सिंथेसाइज होगा। और इसका बेसिक यूनिट क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ये भूलना नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को ना भी देखें तो अच्छा नहीं लगता कि केमिस्ट्री के स्टूडेंट को कार्बोहाइड्रेट का बेसिक फार्मूला ना आता हो। इसलिए केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के मेरे सारे केमिस्ट गौर से सुन लें इस बात को कि ग्लूकोज का ये फार्मूला आपको आना चाहिए। C6H12O6 वो फार्मूला है जो बेसिक यूनिट बनता है हर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है CNG स्टैंड्स फॉर। चलें, अभी तो हमने थोड़ी देर पहले इसकी बात की थी, अभी पिछले कुछ लेक्चर्स में। CNG स्टैंड्स फॉर, CNG क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तो हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या चीज़ है, इससे मज़ीद क्या होता है, वगैरह वगैरह। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर कंप्लीट है, लेकिन अगर वैसे पेपर में पूछा जाए व्हाट इज CNG, तो आई विल एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू कि यू गाइज एक्सप्लेन इट इन डिटेल कि व्हाट इज CNG। CNG कहाँ से डिराइव हुआ है? इट इज डिराइव फ्रॉम नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कहाँ से आई है? दैट इज डिराइव फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स डेड प्लांट्स के डिके की वजह से बनते हैं, वहाँ से नेचुरल गैस आती है। देन इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसमें लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और ये CNG फर्दर एज अ फ्यूल यूज़ होती है। ये फ्यूल के तौर पे जो इसका यूज़ है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो पेपर में अगर तो आया ना कि CNG स्टैंड्स फॉर, तो इतनी स्टेटमेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में नहीं आती होती, ये आपके आती है MCQs में। इतनी स्टेटमेंट होगी आपके MCQs में, तो आप लोगों ने जो ऑप्शन होगी ना सही, वो होगी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसको सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन
ऐसा भी होता है कि अक्सर आपके पास पेपर में ये नहीं दिया होगा कि CNG स्टैंड्स फॉर, बहुत लकी आप हुए तो 1 मार्क्स 2 मार्क्स पे आपको इतना सा पूछ लिया जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होता पेपर, क्योंकि एक पैटर्न पे बनता है, बाकायदा क्वेश्चनिंग होती है उसमें। तो उन क्वेश्चनिंग में ये नहीं पूछा जाता CNG स्टैंड्स फॉर, इनफैक्ट ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ CNG। तो CNG को जब आप डिस्क्राइब करें, जब डिफ़ाइन करें, तो ये भी बताएं, ज़रूर बताएं कि आखिर ये कहाँ से डिराइव हुआ, किसकी वजह से हुआ और फिर इसका यूज़ क्या है। डिटेल जब भी किसी चीज़ की देंगे तो वो क्वेश्चन तब जाके कंप्लीट होता है। ये बात मैंने पहले भी की है, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आप उनको भूलेंगे नहीं। आवर लास्ट क्वेश्चन इज, आवर एग्जिस्टेंस ओज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कमेंट कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें अभी हमने इस पे कितनी बात भी की है ना हमारे लेक्चर्स में। आर एग्जिस्टेंस, मैं यहाँ पे ना ये सेंटेंस चाहती हूँ कि कोट करूँ और आप देखें, आर एग्जिस्टेंस ओज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने बात की जब यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने ही ज़्यादा हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और हमें कभी पता ही नहीं था कि उन चीज़ों में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कितने ज़्यादा हैं, हमारा मोस्ट ऑफ आवर लाइफ कंसिस्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अराउंड अस इन डिफरेंट फॉर्म्स, जिसको कभी हमने नोटिस ही नहीं किया। यही वो स्टेटमेंट इन्होंने दे दी है। अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके फूड में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके क्लोथिंग में। जितने यूजेस हैं सारे रिवाइज करें अब मेरे साथ आप, क्योंकि इस तरह पता लगेगा कि आपको यूजेस याद है या नहीं, और साथ ही साथ आपके यूजेस रिवाइज भी हो जाएंगे। क्लोथिंग में प्रेजेंट है, हाउसेस में जिसमें आपके फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग आती है वुड की वजह से, जिसमें सेल्यूलोज मौजूद है। फिर आपके फ्यूल में प्रेजेंट हैं सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा मेडिसिन में यूज़ होते हैं टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि आपके इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज करती हैं, और साथ ही साथ रॉ मटीरियल के तौर पर यूज़ होते हैं टू मैन्युफैक्चर मैनी अदर कंपाउंड्स। बहुत ही ज़्यादा कंपाउंड्स। देखें, जब तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर नहीं किए जा रहे थे तब तक तो चले हम सब मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता था, कोई वाइटल फोर्स एग्जिस्ट करती है तब जाके ये मैन्युफैक्चर होते हैं। लेकिन अब जब वो हो गए हैं मैन्युफैक्चर, तो क्यों ना फिर मज़ीद भी यूज़ किया जाए। तो आपके पास रबर, डाइज, पेंट्स, ड्रग्स, कितनी ही ऐसी चीज़ें हैं जिनको मज़ीद बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल में ऑर्गेनिक कंपाउंड की ज़रूरत है। सिर्फ इतना ही नहीं, क्लोथिंग में भी आपने देखा कि जो सिंथेटिक फाइबर्स की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी तो देखिए इंडस्ट्री में आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे तो आप सिंथेटिक फाइबर बनाएंगे ना। ये बात समझ में आ रही है। इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मौजूदगी इतनी इंपॉर्टेंस रखती है कि वही कंपाउंड्स, वही चीज़ें जो इंडस्ट्री में बनती हैं वो आपके और मेरे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। अब ना सिर्फ ये एग्जिस्टेंस नेचर की वजह से है, बल्कि ये एग्जिस्टेंस हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की वजह से भी है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये सारे एग्जिस्टेंस ओज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड नॉट ओनली दिस, वी आर एक्चुअली रियली ग्रेटफुल फॉर दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू एग्जिस्ट अराउंड अस, क्योंकि इनकी वजह से हमारी ज़िंदगियाँ बहुत आसान हो गई हैं। तो ये सारे के सारे यूजेस इंपॉर्टेंट हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओवरऑल इंपॉर्टेंट हैं, इनको भूलना नहीं है। ये वो क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, जो डिफरेंट फॉर्म्स में पूछे जाते हैं, स्टूडेंट्स को आते होते हैं और अक्सर वो भूल जाते हैं या उनको याद नहीं रहता कि किस तरह एक्सप्लेन करना है। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ सॉल्व करते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे। प्लीज़ प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको फिर ये भूलेंगे नहीं। एक दफ़ा एक चैप्टर को गो थ्रू अगर अच्छे तरीके से करेंगे ना तो रिविज़न उसकी करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करें और अपने कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से रिपीट करें। इसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन उधर जाने से पहले मेरा आपसे मशवरा आपके लिए यही है कि इन चीज़ों को प्लीज़ थोड़ा गो थ्रू कर लें। आप इन चीज़ों को गो थ्रू करके जब इनसे कनेक्ट करके अगले टॉपिक्स पढ़ेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझना। टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, पेपर में कौन कौन सी चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं वो भी डिस्कस की। उम्मीद है आपको वैसे सुन के ही याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने रिपीट ही इसलिए किया था। लेकिन अगर आपको नहीं याद हुआ तो दोबारा इनकी प्रैक्टिस करें, ईजी सी चीज़ें, मुश्किल नहीं है। आप इनकी प्रैक्टिस करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।